नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और शुरुआत करते ही सबसे पहले बात सियासत की होगी, क्योंकि बिहार में समाजवाद, नमाजवाद के साथ ही कूड़ेदान वाली सियासत भी हो रही है। तेजस्वी ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत सुलग गई है। कैसे तेजस्वी के बयान से सुलगी है सियासत, जो बीजेपी ने नमाजवाद का उस पर चोला उड़ा दिया। इस रिपोर्ट के जरिए ये सब कुछ आपको समझाएंगे। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। यही वो बयान है जिसने चुनावी प्रदेश वाले बिहार की सियासत को बेहद गर्व कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की थी, जिसमें तेजस्वी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि यदि उनकी बिहार में सरकार बनी तो वे इस बिल को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। पार्टी नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी के बयान से साफ है कि इंडिया गठबंधन के लोग न संसद का सम्मान करते हैं, न ही न्यायपालिका का। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। वोट की चाहत में ये लोग 50 साल पुरानी मानसिकता से आज भी बाहर नहीं आए हैं। सुधांशु यही नहीं रुके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के समाजवाद को नमाजवाद भी बता दिया और पूछा कि क्या ये लोग बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहे हैं। कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। क्या आप बिहार में शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर क्या कुछ कहा था, आपको फिर से सुनाते हैं। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। कानून गरीब आवाम की सरकार बनेगी। इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। आरजेडी के तेज बयान और बीजेपी के पलटवार ने बिहार की सियासत को बेहद गरमा दिया है। हालांकि तेजस्वी अपने बयान पर अब भी कायम है। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि संविधान में जो चीज गैर संवैधानिक है उसे कूड़ेदान में फेंकेंगे ही। कांग्रेस के नेता भी बीजेपी पर हमलावर है। गैर संवैधानिक है, उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें। और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है। और भारत का संविधान भारत के एक एक नागरिक को अधिकार देता है कि यदि उसे लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून जनता के अधिकारों के खिलाफ है या उसका दमन करने वाला है, तो वो उसका विरोध कर सकता है, उसकी मुखालिफत कर सकता है। और गांधी मैदान में उसी कानून की मुखालिफत के लिए लोग जुटे थे। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी की सोच पर प्रहार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि आरजेडी का मतलब ही है गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं तो न तो इनके लिए अकलियत समाज का दुख दर्द महत्वपूर्ण है और न ही इनके लिए संविधान की गरिमा महत्वपूर्ण है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए बात करेंगे गिरिराज सिंह के लालू प्रसाद पर दिए गए विवादित बयान की, जिस पर पॉलिटिक्स इस वक्त बिहार में हाई है। आरजेडी गिरिराज सिंह पर शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखने का आरोप लगा रहा है। आखिर क्या है पूरे विवाद की जड़, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर हुंकार भरी थी।
तो अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी बड़ा हमला बोला। गिरिराज तेजस्वी तक ही नहीं रुके, उन्होंने लालू प्रसाद को भी इसमें लपेट लिया। लालू तेजस्वी को नमाजवादी बता दिया और शब्दों की मर्यादा का ख्याल न रखते हुए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी तक कर डाली। सुनिए। नालायक व्यक्ति पैदा लिया जयप्रकाश जी के आंदोलन से, जो भ्रष्टाचार की दलदल में डूब गए, परिवारवाद के दलदल में डूब गए, और वो हैं लालू प्रसाद यादव जो परिवारवादी बन गए। उनका बेटा परिवारवादी होते होते समाजवादी कहने लगा, और ना वो समाजवादी है, वो तो असली नवाजवादी है। गिरिराज सिंह के बयान को आरजेडी बेहद शर्मनाक और अमर्यादित बता रही है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने गिरिराज को बीजेपी का अलगाववादी और नफरती चेहरा बताया। अब तो नफरती भाषा, उन्मादी भाषा आपकी पहचान है, इसीलिए कि आपके मन में जो अंतर्द्वंदता है और आपके मन में जो तकलीफ है, वो नालायक और नाजायज शब्द आपको जीने नहीं देता है, इसलिए आपकी शब्दों की मर्यादा टूट जाती है। चुनावी साल में जिस तरह से नेताओं की जुबान कैची की तरह चल रही है, उससे आने वाले दिनों में सियासत और भी गर्म होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब सवाल कि क्या राजनीति में निशांत आएंगे, क्योंकि चुनावी साल में निशांत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सक्रिय राजनीति में क्या वो कदम रखेंगे, ये सवाल राजनीतिक हलकों में तेजी से उभर रहा है। जिस तरीके से निशांत भी अपने पिता के साथ सियासत में सक्रिय दिख रहे हैं और जेडीयू की ओर से निशांत की ब्रांडिंग लगातार हो रही है, उससे ये सवाल उठ रहा है कि यदि निशांत पॉलिटिक्स में आ गए तो क्या इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। देखते हैं रिपोर्ट। बिहार में नेताओं के बेटे बेटियों के राजनीति में आने का लंबा इतिहास रहा है। कई नेताओं की संतानों ने सियासत में अपनी अलग पहचान भी बनाई है। इसी कड़ी में एक नेता पुत्र की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है, और वो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो इन दिनों गैर राजनीतिक कार्यों में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। निशांत की सक्रियता चुनावी साल में बढ़ी है, जिससे ये चर्चा और भी तेज हो गई कि क्या वाकई निशांत राजनीति में आने वाले हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में निशांत ने सवालों का जिस ढंग से जवाब दिया, उससे उनकी बेहतर राजनीतिक समझ भी नजर आती है। लेकिन आपके सर विरोधी हैं जो लगातार हमला बोलते हैं इस बात को लेकर कि नीतीश जी ने कुछ नहीं काम किया, नीतीश जी ने कुछ नहीं काम किया। जनता है ना, जनता देख रही है। उनके पास हम गए हैं, 2007 में 7 निश्चय 1 दिया, सब पूरा किया। 2020 में 7 निश्चय 2 दिया। कई रोजगार है, कई फील्ड में जितना वादा किया उससे ज़्यादा किया। तो जनता देख रही, किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। इधर निशांत की बढ़ती सक्रियता पर राजनीति के जानकार भी उनके सियासत में आने के साथ ही जेडीयू और एनडीए के लिए भी इसे अहम मान रहे हैं। कि निशांत युवा चेहरा तो हैं, बोलने के तरीके में जो शब्द हैं उसकी गरिमा और अपने से बड़ों के प्रति एक आदर और सम्मान का भाव, स्वाभाविक रूप से इसके लाभ एनडीए को मिलेंगे। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे निशांत की राजनीति में आना तब तक संभव नहीं जब तक नीतीश कुमार इस पर अपनी सहमति न दें। वैसे एनडीए के नेता जरूर चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए ताकि पार्टी कैडर का उत्साह बढ़ा रहे। निशांत अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो ये शुद्ध रूप से उनके परिवार और उनकी पार्टी का प्रेरोगेटिव है, पर अगर ऐसा होता है तो सिर्फ जदयू ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए को एक युवा पढ़ा लिखा चेहरा मिल जाएगा। राजनीति में आना या न आना ये उनका सवाल है, और वो ग्लोबल थिंकर का बेटा है, बीआईटी मेसरा से पास है, सौम्य है, शालीन है, माँ ने संस्कार दिया और पिता ने गौरव दिया। निशांत को लेकर एनडीए उत्साहित है तो महागठबंधन के नेता निशांत को लेकर चुटीले अंदाज में तंज कस रहे हैं। निशांत जी ये बात समझ रहे हैं। अब निशांत जी अगर जेडीयू में आते हैं तो इससे क्या होगा? जेडीयू और एनडीए की नाव बिहार में डूबेगी। हम लोग तो इसके समर्थक हैं कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए। निशांत जी आए राजनीति में, लड़े चुनाव, कौन उन्हें रोक रहा है भाई? युवाओं को तो आना ही चाहिए, नए लोगों को आना ही चाहिए। कब तक ये लोग कुंडली मारे बैठे रहेंगे?
नहीं तो लंबे अरसे से हम सुन रहे हैं निशान जी आ रहे हैं, निशान जी आ रहे हैं, तो भैया आ ही जाइए, आ रहे हैं, लड़ ही लीजिए, एक बार पता चल जाए। दरअसल निशांत की राजनीति में आने की चर्चा तब और तेज हो गई जब से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल विरोधी पार्टियों के लोग उठाने लगे। बहरहाल परिवारवाद के इस दौर में निशांत की सक्रियता से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। वैसे अंतिम तौर पर उनकी पॉलिटिकल एंट्री के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको पटना से इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं। राजनीतिक हलचल के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। एक अड़े मार्ग जाकर सीएम से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही आपको जानकारी दिए, आरएलएम के नेता माधव आनंद भी मौजूद रहे इस दौरान और दोनों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। देखिए, चुनावी मौसम है और ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर कई मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई होगी। कुशवाहा ने सीएम नीतीश से मुलाकात की और एक अड़े मार्ग जाकर सीएम से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ में आरएलएम के नेता माधव आनंद भी मौजूद रहे। और वहीं बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सभी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। इन सब के बीच मुसलमानों में सबसे पिछड़े पसमानदा को रिझाने की कोशिश भी खूब हो रही है। महागठबंधन जहां इसे अपने पाले में मानता है तो एनडीए इसे अपने साथ करने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है। बीजेपी की ओर से पटना में पसमानदा सम्मेलन का आयोजन हुआ जिस पर सियासत तेज हो गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। का देश है। पसमानदा मुस्लिम वर्ग, ऐसा समाज जो अब तक विकास के मुख्य धारा से काफी पीछे छूटा रहा। पसमानदा समाज मुसलमानों में अति पिछड़ा वर्ग में आता है और जिसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दूसरे समाज की तुलना में काफी पीछे है। इस बड़े वोट बैंक को लेकर सियासत भी खूब होती रही है। एनडीए के साथ ही महागठबंधन के नेता पसमानदा को रिझाने की कोशिश में हैं। पिछले दिनों वक्फ के बहाने पटना के गांधी मैदान में बड़ा जुटान हुआ तो अब बारी एनडीए की थी। बीजेपी की ओर से पटना में पसमानदा समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। सियासत के बोल भी सुनाएंगे, बताएंगे सम्मेलन के बारे में भी। पहले आंकड़ों के जरिए बिहार में पसमानदा समाज की स्थिति समझिए। बिहार जातीय गणना 2022 के मुताबिक बिहार में ईबीसी जातियों की कुल संख्या हिंदू और मुसलमान मिलाकर 112 है। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कुल मुस्लिम जातियों की संख्या 27 है। मुसलमानों की कुल आबादी बिहार में 2 करोड़ 31 लाख है, जबकि 73% मुस्लिम पिछड़े वर्ग से आते हैं जो कि पसमानदा समाज से हैं। बिहार में ईबीसी की कुल आबादी 4 करोड़ 70 लाख 80,514 है, जबकि ईबीसी बिहार की कुल आबादी का करीब 36% है। बीजेपी लगातार कार्यक्रमों के जरिए पसमानदा समाज को एनडीए के साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है, तो पसमानदा समाज के लोगों को भी पीएम मोदी पर भरोसा दिख रहा है। पसमानदा हमारे अकलियत भाई वक्फ के संपत्ति से वंचित रह जाते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ सबका विकास, यानी जो हमारे 90% पसमानदा मुसलमान भाई हैं उनको वक्फ के संपत्ति का अधिकार मिले और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। हम पिछले 50 साल में पिछड़ गए। 2005 के बाद पहली बार आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार जी ने पसमानदा अरजाल समाज की चिंता की, अति पिछड़ा मुसलमानों की चिंता की। बीजेपी के आयोजन को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। सवाल वोट बैंक का है तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता एनडीए पर तंज भी कस रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज को हक और अधिकार मिलना चाहिए, उस हक और अधिकार को इन्होंने छीनने का काम किया है। देखिए, पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और भाजपा को जब साफ अपनी हार दिख रही है तो मुसलमानों की तरफ भाग रही है। वही भाजपा है ना जिसकी स्पष्ट मान्यता है कि मुसलमान इस देश के लिए आंतरिक खतरा है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जहां मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ जोड़े रखने की कोशिश में है ताकि बड़ा वोट बैंक उसकी जीत की गारंटी बन सके, तो वहीं एनडीए ने पसमानदा समाज को खुद के साथ जोड़कर बड़ी रणनीति दिखाई है।
अगर पसमानदा समाज एनडीए के साथ होता है तो यह चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पूरी मुस्लिम आबादी का 73% पसमानदा समाज से ही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देखिए, सीएम नीतीश कुमार लगातार वक्फ संपत्तियों का कायाकल्प कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यक विकास को नई रफ्तार भी दी है। सीएम नीतीश के अल्पसंख्यक एजेंडे से मदरसों से मार्केट कॉम्प्लेक्स तक विकास की लहर भी दिख रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतिक्रमण पर कठोर कार्रवाई हो रही है। वक्फ संपत्तियों के समानांतर राज्य सरकार 21 नए मदरसों की स्थापना भी कर रही है, जिनमें कंप्यूटर लैब होंगे, पुस्तकालय, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल होंगी। अल्पसंख्यकों का बजट भी 198 गुना ज्यादा हो गया है। और वहीं विपक्ष के तमाम विरोध के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के सत्यापन अभियान में कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान में वो लगती हुई दिख रही है। वोटर्स का भी कहना है कि उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग का ये अभियान बिल्कुल सही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन विपक्ष की आपत्तियों के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम जोर शोर से शुरू कर दिया है। पटना में भी जिला प्रशासन की टीम घर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन करने में जुटी हुई है, तो वोटर भी चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन की बात कही थी और पटना में मतदाता सत्यापन का काम शुरू हो गया है और पूरी टीम है। देखिए, चुनाव आयोग की टीम पहुंची एक घर पर, हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं। महिला BLO हैं और किस तरीके से वेरिफिकेशन कर रही हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। ईपिक नंबर लगाना है, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो उनके पिता का, माता का भी ईपिक नंबर और ये सब प्रमाण पत्र चाहिए, मैट्रिक वाला या फिर बैंक अकाउंट नंबर, ये सब चाहिए। हम मेरे पास जो डॉक्यूमेंट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र मांगा गया है, आधार कार्ड मांगा गया है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगे, सारे हमारे पास उपलब्ध है। तो ये आपको लगता है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये सही नहीं है? नहीं, गलत है, बिल्कुल आरोप गलत है। लोग बढ़िया दे रहे हैं यहाँ, बहुत कोऑपरेटिव हैं। ये ऐसा नहीं है, सब लोग को अपना अपने ईपिक के लिए, वोट के लिए बहुत जागरूक है। हम अच्छे रूप में इसको समझ रहे हैं, इससे हम लोग कोई परेशानी नहीं है और एक तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगा और दूसरा फायदा होगी, जैसे हम लोग का एक ही परिवार का 2-3 जगह है, तो इस बार उम्मीद है। जगह है? हाँ, अलग अलग बूथ में है। परिवार अलग अलग? हाँ, किसी तो का 3 में। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि एक जगह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर BLO के साथ मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी जुटे हुए हैं। घर घर जाकर वोटर्स को सत्यापन किया जा रहा है। खासकर 1987 के बाद जन्म लेने वाले और 2003 के बाद के वोटर्स को अपना सत्यापन कराना है। अधिकारियों का दावा है कि तय समय में काम पूरा कर लिया जाएगा। मतदाता पुनरीक्षण का काम जो है वो शुरू हो चुका है पटना में और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो डोर टू डोर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। घर घर ये पर्ची जो आई है, जिसमें एक फोटो प्रिंटेड है और एक फोटो लेना है और उनका डाटा लेना है। उसके अलावा इसके प्रूफ भी लेने हैं। इसमें जो पुराने हमारे 2003 के पहले के वोटर हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोटर लिस्ट सही हो जाएगा। जो नए हैं उनका प्रूफ लेना है। आप लोगों को सहूलियत हो रही है इससे या किसी तरह की परेशानी? तो पेपर अगर सही नहीं मिल पाएगा तो क्या सहूलियत मिलेगा? पेपर जो सही अगला वो खोज रहे, उनको मिल ही नहीं रहा है। हाँ, तो पेपर अगर मिल जाएगा तभी ना उनको जो मांगेंगे कागज हम देंगे या भर के देंगे। यही बात। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया से कई गरीब मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हट जाएगा, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद निर्वाचन आयोग ने 2 लाख BLO की तैनाती कर दी है। साथ ही आयोग ने अपनी वेबसाइट पर वर्ष 2003 का मतदाता सूची अपलोड किया है, जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का विवरण मौजूद है। आयोग का दावा है कि 60% मतदाताओं को किसी तरह का दस्तावेज सौंपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं निर्वाचन आयोग के फैसले पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस फैसले में साजिश की बू बता दी।
तो एनडीए का कहना है कि महागठबंधन को हार का डर सता रहा है। ये बयान आपको सुनवाते हैं। और कहीं और नहीं होगा, बिहार में ही होगा। क्या बिहार राज्य के बाहर क्या फर्जी वोटर नहीं, तो वहां क्यों नहीं शुरुआत की गई? अगर करना ही था इनको तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही करना शुरू कर देते, प्रक्रिया शुरू कर देते। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फर्जी वोटर को ठीक किया जा रहा है, यानी भाजपा के लोग मानते हैं कि फर्जी वोटर से उनके प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो रद्द करो। तो इसमें हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है, इसका संघर्ष करेंगे, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये गरीब, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज़ सबके वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। चुन चुन के इनको हटाने की साजिश है। कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि इतने कम दिन में फिर मतदाताओं को कब ये हो सकता है, सत्यापन हो सकता है। इतनी बड़ी संख्या में मतदाता है, ये करना था तो 1 साल पहले करना चाहिए था, जो हुआ नहीं। तो ये तो फिर जो डिजाइन है उसमें साफ तौर पर जो मतदाता हैं उनको काटने की और छांटने की साजिश हो रही है। माननीय तेजस्वी यादव अपनी हार को देखते हुए जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उनको यह जानकारी होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की यह सामान्य प्रक्रिया है। मतदाता पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी। बढ़े पुत पिता के धर्म में किरखी उपजे अपना कर में। लालू यादव के जीन को ये जब जांच हो रहा है कि कैसे फर्जी मतदान करके सरकार और 17 साल सत्ता में रहे, अब तेजस्वी यादव का सीना फट रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने, महागठबंधन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। बड़ी खबर, सदाकत आश्रम में बैठक चल रही है। महागठबंधन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है। चुनाव के लिए मैनिफेस्टो पर मंथन हो रहा है। आपको जानकारी पहले भी दी थी हमने कि इस वक्त बैठक हो रही है और देखिए बैठक से आरजेडी नेता के निकलने की बात आ रही है। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक चल रही है और घोषणा पत्र यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह को छोड़कर सभी दलों के नेता मौजूद हैं। मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों ने बताया कि महागठबंधन एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करना चाहता है जिसमें वही वादे शामिल हो जिन्हें सरकार बनने के बाद वास्तव में पूरा किया जा सके। इस बार जनता से किए गए वादों को लेकर महागठबंधन पूरी तरीके से गंभीर और जिम्मेदार दिख रहा है। के लिए जो हमारे वर्टिकल्स हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, प्लानिंग है, तो उन सबको हम लोगों ने हेड वाइज एक कैटेगरी रखा है कि हेड वाइज इस कैटेगरी में सारे मेंबर्स अपनी राय दें, अपना सुझाव दें और एक कॉमन सहमति बनाएंगे और एक विजनरी और एक चेंज का, परिवर्तन का हम लोग मैनिफेस्टो बनाएंगे। और आगे बढ़ते हुए दरभंगा से आपके सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। पत्थरबाजी मामले में 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 समुदाय में मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस की कार्रवाई में 41 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीसीटीवी और वायरल वीडियो से इन लोगों की पहचान की गई। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। एसपी आलोक ने माहौल शांत होने का दावा भी किया। बहेड़ा के पोहदी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। रविवार को दोनों समुदाय आपस में भिड़े थे। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की हैं। पुलिस गिरफ्त में 41 लोग हैं। सीसीटीवी के जरिए पहचान की गई, सोशल मीडिया के जरिए पहचान की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, बच्चे बड़े आपस में भिड़ने के बाद किस तरीके से जख्मी हुए थे। 2 समुदायों के बीच का ये मामला बताया गया। कहा गया कि मुहर्रम के झंडे को लगाने को लेकर ये पूरा विवाद पनपा था और वहां पर हिंसक रूप लेते हुए दिखाई दिया। फिलहाल गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 29 तारीख यानी कल की ये तस्वीर है। 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस को जानकारी मिली और देखिए अब तुरंत इस पर कार्रवाई हुई है। 41 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद ये पुष्टि की गई है कि इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी सीसीटीवी के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए पहचान करते हुए की गई है। वहाँ पे तत्काल जो है वो लोगों को चिन्हित किया गया है। जो लोग उपद्रवी तत्व थे, दोनों पक्ष की तरफ से हम लोगों ने
उसको चिन्हित करने के उपरांत गिरफ्तारी की कार्रवाई रात्रि से ही प्रारंभ कर दी गई है और लगभग 40 से अधिक लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया है। कुछ और लोग चिन्हित हैं, कुछ लोगों का नाम अभी नहीं आया है, जिसके लिए वीडियोग्राफी एंड बाकी जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं उसके माध्यम से उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और ये लगातार ये गिरफ्तारी की कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक एक उपद्रवी को चिन्हित करके उनको अरेस्ट नहीं कर लिया। और अब बात लव जिहाद की होगी। भागलपुर की एक हिंदू युवती ने नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के स्टूडेंट सिराज पर लव जिहाद का आरोप लगा दिया। लड़की का आरोप है कि सिराज ने खुद को सोनू बताकर उससे दोस्ती की, बाद में इस्लाम अपनाने का दबाव उस पर डाला, कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए लड़की को मजबूर किया और पटना के सब्जी बाग इलाके में ले जाकर लड़की को बीफ भी खिलाया था। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित करते रहा। इतना ही नहीं, मुझे जबरदस्ती सब्जी बाग ले जाकर बीफ खिलाया। मुंह बांध कर अपना दर्द बयां करती इस लड़की को देखिए। न हम इसका नाम बता सकते हैं, न इसका चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी कहानी आपको जरूर बताएंगे। भागलपुर की इस लड़की के साथ प्यार में धोखा नहीं बल्कि लव जिहाद हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, खुद इसी की जुबानी सुन लीजिए। पहले तो हिंदू बता के खुद के मेरे साथ में खुद का प्रेम प्रसंग बढ़ाया और धीरे धीरे मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित करते रहा। इतना ही नहीं, मुझे जबरदस्ती सब्जी बाग ले जाकर बीफ खिलाया, मेरे से रोजे रखवाए, मुझे 6 प्रकार के कलमा सीखने के लिए फोर्स करता रहा और 5 दफे नमाज पढ़ने के लिए भी प्रताड़ित करता रहा लगातार। अब जरा उस शख्स को देखिए जिस पर ये इल्जाम है। नाम है सिराज, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लव जिहाद के लिए सिराज से सोनू बन गया। सोनू बनकर इलाज कराने आई लड़की से दोस्ती की, प्रेम जाल में फंसाया, 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहकर शारीरिक शोषण किया, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, उसने पटना के सब्जी बाग इलाके में ले जाकर बीफ भी खिलाया और इतना कुछ करने के बाद दूसरी लड़की से शादी कर ली। पीड़ित लड़की ने विरोध जताया तो कहा कि मेरे धर्म में 4 शादी जायज है, वो भी रहेगी, तुम भी रहो। लेकिन जब पीड़िता नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट की, टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे डाली। हद तो तब हो गई जब पीड़ित लड़की सिराज के खिलाफ थाने में केस करने पहुंची। पुलिस वालों ने केस दर्ज करने से ही मना कर दिया। हालांकि बाद में डीजीपी विनय कुमार के आदेश पर पटना के महिला थाने में केस दर्ज किया गया है और पुलिस और चलिए अब आगे आपको जोहार झारखंड दिखाते हैं सहयोगी शिप्रा झा के साथ।